हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है परफेक्ट होस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में। द 2026 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली मार्क द राइज ऑफ फ्रांस एज एन ऑन कोर्ट फोर्स एंड ऑफ इंडिया एज अ कैपेबल होस्ट। कह रहा है कि 2026 का जो बर्ड वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में हुआ, उसमें तो एक जो फ्रांस है एज अ टीम वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी फोर्स या फिर एक कॉम्पिटिटर उभर के आए, और दूसरा जो इंडिया था वो एक कैपेबल होस्ट की तरह सामने आया कि ये एक बड़े टूर्नामेंट को होस्ट करने में कैपेबिलिटी रखता है भारत। इससे ये दो चीज़ें सामने आई। एलेक्स लैनियर्स ट्रैम्प मतलब विक्ट्री इन सिंगल्स। कह रहा है कि एलेक्स लैनियर की जो विक्ट्री थी सिंगल्स में, एंड थॉम गेक्वल एंड डेल्फिन डेलरोज इन मिक्स डबल्स, और इन दोनों की जो मिक्स डबल्स में विक्ट्री थी, वर द फर्स्ट गोल्ड इन फ्रांस हिस्ट्री। फ्रांस के इतिहास में ये पहला गोल्ड मेडल था किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इट वॉज जस्ट ओवर 3 months एगो। कह रहा है कि सिर्फ 3 महीने पहले ही दैट द यूरोपियन नेशन फिनिश्ड अ वर्दी रनर अप टू चाइना इन द थॉमस कप। थॉमस कप में इस यूरोपियन नेशन मतलब यहाँ पे फ्रांस की बात हो रही है कि जब चाइना और फ्रांस का फाइनल हुआ तो इन्होंने एक जो काफ़ी ज़्यादा वो विख्यात जो ये बैडमिंटन कैसे कह सकते हैं इसको वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, थॉमस कप था, उसमें ये रनर अप थे। द डी फैक्टो वर्ल्ड कप इन बैडमिंटन, जो कि थॉमस कप को एक तरीके से वर्ल्ड कप माना जाता है बैडमिंटन का। डी फैक्टो मतलब अनऑफिशियल तरीके से। द वर्ल्ड सक्सेस हैज एस्टैब्लिश्ड फ्रांस एज अ सीरियस कंटेंडर। कह रहा है कि इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो इनको सक्सेस मिली है, अब इनको एक तरीके से सीरियस कॉम्पिटिटर ग्रुप में देखा जा रहा है इन अ स्पोर्ट, इस स्पोर्ट में अदरवाइज डोमिनेटेड बाय एशियन कंट्रीज, जो कि ज़्यादातर एशियन कंट्रीज द्वारा ही डोमिनेट किया जाता है। क्योंकि बैडमिंटन में या तो चाइना गोल्ड ले जाता है या फिर इंडोनेशिया ले जाता है या सिंगापुर ले जाता है, तो ये जितने ज़्यादातर एशियन कंट्रीज हैं इन्हीं का ही दबदबा है। इनफैक्ट दरअसल लैनियर इज जस्ट द थर्ड नॉन एशियन दिस सेंचुरी। इस शताब्दी में लैनियर जो है वो तीसरे नॉन एशियन हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है। आफ्टर स्पेन कैरोलिना मारिन, जो स्पेन की खिलाड़ी थी जो कि महिला थी, कैरोलिना मारिन, उन्होंने जीता था गोल्ड। एंड डेनमार्क के विक्टर एलेक्सन थे, इन्होंने भी गोल्ड जीता था। उसके बाद तीसरे नंबर में लैनियर आते हैं टू विन द सिंगल्स गोल्ड एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप। The 21-year-old did that at a spruced up इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम। स्प्रूस्ड अप का मतलब होता है जो चीज़ क्लीन करी गई हो या रिनोवेट किया गया हो, है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया हो। कह रहा है कि ये 21 साल का जो खिलाड़ी था, इसने ये कहाँ पे किया, ये जो गोल्ड मेडल उन्होंने जीता इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जो कि इंडोर स्टेडियम था जिसकी काफ़ी ज़्यादा इसमें रिनोवेशन किया गया था। विच वॉज इन द डॉक अर्लियर इन जनवरी when pigeons and monkeys intruded into the arena during the Indian Open। जबकि इस स्टेडियम की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी जनवरी में, जब कबूतर और ये जो मंकीज थे वो अरेना मतलब वो जो एरिया है वहाँ पर घुस आए थे इंडियन ओपन जब टूर्नामेंट चल रहा था उसके दौरान। इन द डॉक का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा अंडर हैवी क्रिटिसिज्म है या फिर आपकी बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है। द मैसिव फेस लिफ्ट मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी स्तर पर रिनोवेशन हुआ। उसने ये इंश्योर किया, ये सुनिश्चित किया दैट द मार्की मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल का हो या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये जो मार्की इवेंट्स रिटर्न है इंडिया में जो कि 17 साल बाद आ रहा है, वुड बी लॉन्ग रिमेंबर्ड, उसको काफ़ी समय तक याद रखा जाए। मतलब भारत में ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप 17 साल बाद आई है, तो इस वजह से उस स्टेडियम का इतना बड़े स्तर पर रिनोवेशन किया गया ताकि लोग इसको याद रखें जो भारत में टूर्नामेंट होने जा रहा है। एंस होने क्या जा रहा है मतलब हो चुका है। एन सिंह यंग विल ऑल्सो गो बैक विद हैप्पी मेमोरीज आफ्टर रिक्लेमिंग द वुमेन सिंगल क्राउन। कह रहा है कि एन सिंह यंग भी जो है वो भी काफ़ी खुशद जो उनकी मेमोरीज हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने जीत हासिल करी है, उन्होंने गोल्ड जीता है वुमेन सिंगल्स में, वो जाएंगी उसको लेकर फ्रॉम 3 टाइम टाइटलिस्ट अकाने यामागुची। और इन्होंने ये फाइनल किससे जीता है,
जो 3 टाइम की टाइटलिस्ट थी, जिनके पास टाइटल था, जिनका नाम था अकाने यामागुची, शायद ये जापान की हैं। द विक्ट्री एक्सटेंडेड द 24-year-old reigning ओलंपिक चैंपियंस स्टेलर 2026। कह रहा है कि ये जो विक्ट्री है इस 24 साल के खिलाड़ी की, जो मौजूदा ओलंपिक चैंपियन भी हैं, तो ये जो उनका जो आउटस्टैंडिंग 2026 जा रहा है उसने उसको एक्सटेंड कर दिया है। मतलब 2026 उनके लिए बहुत बेहतरीन जा रहा है और वो एक ओलंपिक चैंपियन भी है। ड्यूरिंग विच, इस दौरान, शी हैज़ वन एन उबर कप, उन्होंने उबर कप का गोल्ड मेडल जीता है, एंड इंडिविजुअल एंड टीम ट्रॉफीज भी जीती है एट द बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, द कॉम्पिटिशन वॉज द 12th स्टेट एडिशन वेयर इट सिक्योर्ड एटलीस्ट वन मेडल। कि ये जो कंपटीशन है ये 12वां ऐसा संस्करण था जिसमें लगातार भारत ने एटलीस्ट एक मेडल तो जीता ही है, विद गायत्री गोपीचंद एंड त्रिशा जॉली बैगिंग अ ब्रॉन्ज इन वुमेन्स डबल। इन दोनों ने भारत को वुमेन्स डबल में ब्रॉन्ज एटलीस्ट दिला दिया है। द परफॉर्मेंस इज द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ गुड आउटकम्स फॉर इंडियन बैडमिंटन आफ्टर एन ऑर्डिनरी 2025। कह रहा है कि 2025 का जो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा ऑर्डिनरी सा साल रहा था, जिसमें हमको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी, ये जो परफॉर्मेंस आई है ये लगातार जो अच्छी गुड आउटकम्स या परफॉर्मेंस भारतीय बैडमिंटन से आ रही है उसी की एक श्रृंखला में है। मतलब लगातार हमारे पास कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आती रही है बैडमिंटन से लेकर, और उसमें ये जो परफॉर्मेंस है वो भी जुड़ गई, जहाँ पे सत्विक सराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी वर्ल्ड चैंपियनशिप डबल्स ब्रॉन्ज वॉज द बेस्ट रिजल्ट। जहाँ पे ये डबल का प्लेयर है भारत का, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी, आप लोगों को पता भी होगा, तो इन्होंने सिर्फ ये 2025 में एक डबल में ब्रॉन्ज लाके हम लोग को दिया था, और उसके अलावा 2025 में कुछ नहीं हुआ था। दिस ईयर, इस साल, लक्ष्य सेन रीच्ड ऑल इंग्लैंड ओपन फाइनल। कि जो लक्ष्य सेन थे ये ऑल इंग्लैंड ओपन के, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है, उसमें ये फाइनल में पहुंचे थे। एंड आयुष शेट्टी एट द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, और आयुष शेट्टी भी जो है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे थे। पीवी सिंधुज विक्ट्री एट द जापान ओपन सुपर 750 लास्ट मंथ। पिछले मंथ जो पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 को में जीत हासिल की थी वो भी एक है। वॉज ओनली हर सेकेंड टूर टाइटल इन लास्ट 4 ईयर्स, और ये 4 सालों में इनका सेकेंड ही टूर टाइटल था। मतलब वो इसी साल आया है, इसलिए 2026 काफ़ी बढ़िया है हम लोग के लिए। बढ़िया क्या कहेंगे, ठीक ठीक है। देयर वर ऑल्सो ट्रैम्प्स मतलब विक्ट्री फॉर सत्विक सिराज एंड चिराग एट सिंगापुर ओपन 750। कह रहा है कि कुछ जीत जो है, विक्ट्रीज जो है, वो सत्विक राज को और चिराग को सिंगापुर ओपन सुपर 70 में भी मिली थी। एंड फॉर देविका सिहाग एंड तन्वी शर्मा एंड अस्मिता चहलिया एट द सुपर 300 लेवल, और इनको भी जीत मिली थी सुपर 300 लेवल में। येट फिर भी द फीलिंग इज अनमिस्टेकेबल। कह रहा है कि मतलब जो हम लोग की फीलिंग्स है वो एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, दैट इंडिया शुड हैव डन बेटर एट अ होम वर्ल्ड चैंपियनशिप। कि भारत को और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए था अपने होम में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी। विद लक्ष्य सेन सेकेंड राउंड डिफीट टू द अनहेराल्डेड अमेरिकन टीनेजर गैरेट टेन द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग। कह रहा है कि जो लक्ष्य सेन जो सेकेंड राउंड में जिनको हार मिली, एक अमेरिकन टीनेजर था, शायद 18 साल का था, गैरेट टेनन के द्वारा, वो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। अनहेराल्ड का मतलब यहाँ पे है जो कि अननोन है या फिर इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लोग नहीं जानते हैं उसको, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। देर इज नो क्वेश्चनिंग द 25-year-old's कैपेबिलिटी। कह रहा है कि किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह नहीं है इस 25 वर्षीय की कैपेबिलिटी के ऊपर या क्षमताओं के ऊपर। ही इज अ वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, अ 2-time ऑल इंग्लैंड फाइनलिस्ट भी हैं, एंड फिनिश्ड एन एगोनिशिंग 4th एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। ये तो याद ही होगा, एगोनिशिंग का मतलब होता है पेनफुल, कि काफ़ी ज़्यादा मतलब पेनफुल था जब उन्होंने 2024 में 4th पोजीशन में फिनिश किया था। बट नो इंडियन मैन सिंगल्स प्लेयर हैज़ वन एन एलाइट BWF सुपर 1000 लेवल टाइटल सिंस के श्रीकांत इन 2017। कह रहा है कि किसी भी मैन सिंगल के प्लेयर ने भारत के अभी तक एलाइट BWF सुपर 1000 लेवल का टाइटल नहीं जीता है। लास्ट टाइम श्रीकांत 2017 में उन्होंने जीता था, उसके बाद से मतलब किसी ने नहीं जीता।
अ स्विफ्ट एंड टू दिस ड्रॉट, स्विफ्ट एंड का मतलब है तेजी से किसी चीज का अंत करना। इस सूखापन, जो ये मेडल का सूखापन है जो BWS सुपर 1000 लेवल पर है, इज एसेंशियल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर ओवरऑल हेल्थ ऑफ द स्पोर्ट, पूरे स्पोर्ट्स की हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, या पूरे स्पोर्ट्स सिस्टम के लिए। क्या कि हमको एक अच्छा मेडल मिल सके तो एक फिर से मोटिवेशन आता है, चाहे वो सरकार हो या पूरा सिस्टम हो उसके अंदर, वो फिर से और अच्छा काम करते हैं। तो वही कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो गया है कि हम इस मेडल के ड्रॉट को, सूखेपन को हम खत्म करें। आइडेंटिफाई द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज विच इज इन द पैसिव वॉइस। बस पैसिव वॉइस की हमको वर्ब देखनी है। एमस जो है वो एक्टिव वॉइस है। द मार्की इवेंट्स रिटर्न टू द नेशनल कैपिटल आफ्टर 17 ईयर्स विल बी रिमेंबर्ड, ये तो हो गया पैसिव वॉइस, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये फिर से एक्टिव वॉइस है, देखो एक्सटेंडेड लिखा हुआ है पास्ट में ही, मगर सिक्योर्ड फिर से ये क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस है, तो ये भी नहीं होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार व्हाट लॉजिस्टिकल रेमेडिएशन वाज परफॉर्म एट द इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम, कि किस तरीके का मतलब जो चेंज लाया गया था। लॉजिस्टिकल रेमेडिएशन का मतलब होता है कि लॉजिस्टिकल से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी उसको ठीक करना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और भी चीज़ें हो गई, अकोमोडेशन हो गया, और चीज़ें हैं, तो वो सब कुछ ठीक किया गया। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या क्या वहाँ पे किया गया। एक्सपेंडिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज टू बेटर अकोमोडेट द इन्फ्लक्स ऑफ इंटरनेशनल डेलीगेट, मतलब इंटरनेशनल ऑफिशियल जो आ रहे थे उनके लिए एक फैसिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया, ऐसा तो नहीं है। रेक्टिफाइंग द सिस्टमिक इन्वायरमेंटल वर्नेबिलिटीज दैट अलाउड फॉर प्रीवियस वाइल्ड लाइफ इंट्रूजन, हाँ जिसमें पिजन और मंकी आने लग गए थे, उसके बाद फेसलिफ्ट किया गया था, मतलब चीज़ों को रिनोवेट किया गया था, वो लाइन आई थी, तो उसी से ये रिलेटेड है कि क्या वहाँ पे सुधार किया गया था। यही किया गया था कि एक जो कुछ कमजोर समस्याएं थी, वर्नेबिलिटीज थी, उनको ठीक किया गया था ताकि जो वाइल्ड लाइफ एंट्री है वो वहाँ पर ना हो सके, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। What is the grammatical role of the clause which was in the dock earlier in the dock, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा इसकी आलोचना हो रही थी, तो ये which किसके लिए यूज़ हुआ था, ये हुआ था इंदिरा गांधी स्टेडियम के लिए, इंडोर स्टेडियम के लिए। तो ये क्या बता रहा था, ये उसके बारे में बता रहा था ना, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। एडजेक्टिव क्लॉज प्रोवाइडिंग नॉन एसेंशियल आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइमरी कॉम्पिटिशन वेन्यू, ए करेक्ट है। एडवर्बियल क्लॉज तो नहीं होगा, क्योंकि एडवर्बियल क्लॉज हम लोग वर्ब के लिए यूज़ करते हैं, या पूरी क्या कहते हैं स्थिति को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, तो नहीं होगा। सब्सटेंटिवल क्लॉज फंक्शनिंग एज द ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, नहीं। अब पार्टिसिपल फ्रेज डिस्क्राइबिंग द करंट स्टेट ऑफ प्लेइंग ड्यूरिंग, नहीं, वो किसको डिस्क्राइब कर रहा था, वेन्यू को डिस्क्राइब कर रहा था, मतलब उस स्टेडियम को डिस्क्राइब कर रहा था, तो ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द प्राइमरी आर्गूमेंट ऑफ द पैसेज, द राइज ऑफ यूरोपियन पावर हाउस, ठीक है, यूरोपियन पावर मतलब फ्रांस का एक तो उठना, और दूसरा है परसिस्टेंस ऑफ इंडियाज इंटरनल कॉम्पिटिटिव डेफिसिट्स, मतलब भारत में इंटरनल कॉम्पिटिशन में जो समस्याएं हैं उसमें, मतलब जो हम लोग ने बहुत अच्छा नहीं कर पाए, जो होम वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसकी बात हो रही है, ठीक है। वैसे ये लाइन उतनी ठीक नहीं, क्योंकि एक ही बार बात हुई है इसलिए समरी में लाना उसको कहना नहीं है, मगर ये तो ठीक है, ये पूरे क्या कहते हैं, काफ़ी जो फ्रांस की बात हुई है उसको कवर कर रहा है, काफ़ी हद तक सही है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, द लॉजिस्टिकल फेलियर ऑफ इंटरनेशनल होस्टिंग स्टैंडर्ड, नहीं, ये प्राइमरी आर्गूमेंट तो नहीं है ना, ये मतलब जो क्या बात हो रही है पैसेज में, ये लॉजिस्टिकल फेलियर की बात तो सिर्फ एक जगह हुई थी और हर जगह नहीं हुई थी। द अनडिस्प्यूटेड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एशियन सुपीरियरिटी, कि एशियन सुपीरियरिटी काफ़ी समय से मतलब बनी हुई है, इसके बारे में बात हो रही है, नहीं। द इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल रिडम्पशन ऑफ सीजन ओलंपिक वेटरन्स विद इन ग्लोबल सर्किट, मतलब जो ओलंपिक एथलीट्स हैं, है ना, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, वो अपने जो मेंटल ट्रॉमा है या सेल्फ डाउट है उसको ओवरकम कर रहे हैं और फिर से मेंटल पीस पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस पा रहे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इन द डॉक का क्या मतलब है, इन द डॉक का मतलब है जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी। द फैसिलिटी वॉज अंडर गोइंग अ प्रोसेस ऑफ रैपिड फिजिकल एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड इवेंट, नहीं। द वेन्यू वॉज बींग सब्जेक्टेड टू अ पीरियड ऑफ इंटेंस पब्लिक एंड जजमेंटल स्क्रूटनी, ठीक है, क्योंकि उसको काफ़ी समय तक, मतलब पिछले जो जनवरी में टूर्नामेंट हुआ था इंडियन ओपन, उसमें लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था क्योंकि फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं थी, तो यही मीनिंग है। द अरेना वॉज एवेल्यूएटेड फॉर इट जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी टू की अर्बन मैरिटाइम ट्रांजिट हब, नहीं। द बिल्डिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ एलाइड यूजर्स ड्यूरिंग द विंटर, नहीं, बी हमारा करेक्ट आंसर।
ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है, एक बार पढ़ो, छोटा सा है, फिर स्टार्ट करते हैं। विद द हैलोड, हैलोड मतलब रेस्पेक्टेड, हेडिंगली क्रिकेट ग्राउंड सर्विंग एज अ बैकड्रॉप, मतलब जो ये लिख रहा है ना, तो वो हेडिंगली क्रिकेट ग्राउंड को एक तरीके से बैकग्राउंड बनाकर लिख रहा है ये चीज़ें, ये जो लिखने जा रहा है पैसेज। इंग्लैंड टेस्ट टीम डैश इन अ न्यू एरा लास्ट वीक, कह रहा है कि पिछले हफ्ते जो इंग्लैंड की टेस्ट टीम है वो एक नए एरा में उसने उसका स्टार्ट किया है। इट वॉज डैश द इंग्लिश मैन आफ्टर बेन स्टोक्स रिटायरमेंट एंड द एंड ऑफ अ क्योस रिडन सीरीज डिफीट टू न्यूजीलैंड इन जून, मतलब जो इंग्लिश जो टेस्ट टीम के खिलाड़ी थे उनके ऊपर कुछ हो गया होगा, देखते हैं क्या मीनिंग आता है यहाँ पे। जब बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट ले लिया, जब ये जो उथल पुथल वाली सीरीज़ थी जो डिफीट हुई थी इनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ जून में, मतलब जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये अपने इंग्लैंड में ही हार गए होंगे, मैंने ये सीरीज़ देखी नहीं थी इसलिए पता नहीं मुझे। तो वो जो मतलब बहुत ज़्यादा अब जो एक तरीके से आलोचना हुई होगी, तो उसके में बेन स्टोक ने जो कि कैप्टन थे, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अब जो सारी जिम्मेदारी थी वो एक तरीके से उन खिलाड़ियों के ऊपर आ गई थी। ब्रैडन मैकुलम जो कि कोच थे इंग्लैंड टीम के, ऑल्सो हैड टू डैश हिज रोल एज अ टेस्ट कोच इन द आफ्टर मैच, और इतने ही मतलब जो बुरी हार हुई उसके बाद जो ब्रैडन मैकुलम थे इन्होंने भी एक तरीके से रिटायरमेंट ले या फिर अपनी पद को छोड़ दिया होगा। कर्टेलिंग हिज अथॉरिटी, हाँ कर्टेलिंग मतलब लिमिट करना, किसी चीज़ को सीमित करना। हिज अथॉरिटी टू जस्ट द वाइट बॉल सेटर, मतलब अब ये सिर्फ वाइट बॉल के मतलब वनडे के ही कोच रह गए हैं। जो रूट सर्टेनली ओल्डर एंड होपफुली वाइजर टू द डैश ऑफ कैप्टेंसी, कह रहा है कि जो रूट जो कि अब काफ़ी ज़्यादा मिच्योर हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, और शायद वो कैप्टेंसी के लिए बात की जा रही है कि अब कैप्टेंसी ग्रुप के लिए तैयार है आफ्टर हिज फर्स्ट इंस्टेंट, मतलब पहले भी ये कैप्टन रह चुके हैं मगर अब ये दोबारा भी तैयार हैं। इज बैक इन द हॉट सीट फॉर द सेकेंड टाइम। द 35-year-old विल हैव अनदर कीवी कोच, कह रहा है कि अब ये जो 35 साल के ये जो रूट हैं अब इनके पास एक अनदर कीवी कोच होगा जिनका नाम होगा स्टेफन फ्लेमिंग बाई हिज साइड व्हेन इंग्लैंड डैश ऑन अ टूर ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर 3 टेस्ट ओवर द विंटर। जब विंटर में इंग्लैंड जो है वो साउथ अफ्रीका टूर के लिए जाएगा, तब जो कोच कौन होंगे, स्टेफन फ्लेमिंग होंगे, ठीक है। इंग्लैंड टेस्ट टीम डैश इन अ न्यू एरा लास्ट वीक, ड्रैग मतलब होता है घसीटना, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। उशड़ का मतलब होता है कि किसी चीज़ की शुरुआत करना, है ना, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम कि नए एरा की शुरुआत होगी, तो उशड़ सही है। हॉल्ट मतलब स्टॉप करना, स्लिप मतलब स्लाइड, है ना, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। इट वॉज डैश द इंग्लिश मैन, मतलब इनके ऊपर सब कुछ आ गया। ब्रिंगिंग डाउन का मतलब होता है नीचे गिरना, नहीं। ब्रॉट अपॉन का मतलब होता है कि किसी पर संकट लाना या विपत्ति लाना, ठीक है। ब्रॉट ऑफ का मतलब होता है कि सक्सीड इन अचीविंग समथिंग डिफिकल्ट, है ना। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है कि कोई चीज़ जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। फिर ब्रेडन मैकलम ने क्या किया था कि जो टेस्ट की उनकी कोच की पद था उसको छोड़ दिया था, तो रेलिंक्विश का मतलब होता है कि गिव अप करना, सरेंडर कर देना, ठीक है। रिक्लेम तो नहीं होगा, रिटेन नहीं होगा, सीज नहीं होगा, है ना, ये जो है वो करेक्ट आंसर है। जो रूट सर्टनली ओल्डर एंड होपफुली वाइजर टू द डैश ऑफ कैप्टेंसी, वाइजर टू द डैश, अब वाइजर टू द एक फ्रेज होता है, तो प्रिविलेज यहाँ पे नहीं आएगा कि इनको एक तरीके से एक स्पेशल राइट है या एडवांटेज है। रिवॉर्ड्स, वाइजर टू द रिवॉर्ड्स ऑफ कैप्टेंसी नहीं। पेरिल्स का मतलब होता है कि वाइजर टू द पेरिल्स, मतलब उनको उस कैप्टेंसी में जो भी समस्याएं आती है उनको पता है क्योंकि वो पहले भी रह चुके हैं कैप्टन और अब और ज़्यादा मिच्योर हो गए हैं, तो पेरिल्स यहाँ पे ज़्यादा मीनिंग दे रहा है। पर का मतलब होता है एक्स्ट्रा बोनस या फिर बेनिफिट, तो ये नहीं होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर है। वेन इंग्लैंड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इम्बार्क तो होगा नहीं, इम्बार्क मतलब जर्नी स्टार्ट करना या किसी भी तरीके का टूर स्टार्ट करना, इम्बार्किंग यहाँ होगा नहीं, होगा इम्बार्क्स, इम्बार्क नहीं होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये है पैरा नंबर, एक बार खुद से ट्राई करो। द अनाउंसमेंट वॉज मेड यस्टरडे, कौन सी अनाउंसमेंट, पता नहीं, तो अभी वन को तो रखेंगे नहीं। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया हैज़ फुलफिल्ड इट्स अंडरटेकिंग्स टू ओपन 100 न्यू ब्रांचेस विद इन 5 ईयर्स। जो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसने अपनी जितने भी प्रोमिस थे, कमिटमेंट थे, वो पूरे कर दिए। 100 न्यू ब्रांचेस खोलने वाले जो कि 5 साल के अंदर उनको करना था वो कर दिया उन्होंने। 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, सही लग रहा है। 2 के बाद या तो 4 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए।
द बर्डन ऑफ ओपनिंग द मेजॉरिटी ऑफ द न्यू ब्रांच चेस ही, अब ये ही किसके लिए आया है? ही आया होगा मिस्टर HC के लिए, मगर इसका मतलब ये हुआ कि 1 के बाद 4 आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो 2143 है यही करेक्ट होना चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं। तो जब इन्होंने ये जो अंडरटेकिंग्स हैं कंप्लीट कर दी, तो ये जो अनाउंसमेंट थी वो मिस्टर HC एडमंडसन के द्वारा की गई, जब वो लीड कर रहे थे एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, कहाँ पे? ऑन द कलकत्ता रजिस्टर ऑफ द बैंक में, ठीक है। उसके बाद द बर्डन ऑफ ओपनिंग द मेजॉरिटी ऑफ न्यू ब्रांचेस, कह रहा है कि ये जो बर्डन था नई ब्रांचेस को खोलने का, इन्होंने कहा वो था बंगाल सर्कल का, जिन्होंने 66 खोल दी। और उसके अलावा 7 न्यू सब एजेंसीज एंड पे ऑफिसर वर ऑल्सो इस्टेब्लिश। तो 2143 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, 2143। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।